वेलकम टू शिव शक्ति करियर एकेडमी। आपकी इंग्लिश क्लास में आज हम लोग इन्फिनेटिव पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत हम लोगों ने पार्टिसिपल को पढ़ा, जेरंड को पढ़ा और अब आज इन्फिनेटिव को पढ़ेंगे। अब ये इन्फिनेटिव क्या है? 2 + V1, यानी कि जब हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा देते हैं तो इसको ग्रामर में इन्फिनेटिव कहा जाता है। ये इन्फिनेटिव बेसिकली दो तरह का होता है। इन्फिनेटिव विद टू और दूसरा आपका इन्फिनेटिव विदाउट टू, और इस इन्फिनेटिव विदाउट टू को हम बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। वैसे बेयर का मतलब क्या होता है? अनकवर्ड, जैसे बेयर फुट कहा जाए। तो अगर पैरों में शूज़ अगर नहीं होंगे तो हम बेयर फुट कहेंगे। बेयर हेड, जैसे सिर पर टर्बन या कैप वगैरह ना हो तो बेयर हेड हुआ। तो उसी तरह से बेयर इन्फिनेटिव, यानी जब टू इसके साथ नहीं होता है तो हम इसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल्स इनके हम देख लेते हैं। ही गोज टू स्कूल टू स्टडी। प्लीज लेट मी प्ले। अब ये दो सेंटेंसेस अगर आप देखें तो ही गोज टू स्कूल, ये तो टू क्या है? प्रेपोजिशन हो गया, क्योंकि इसके बाद नाउन आया है, ये वर्ब तो है नहीं। यहाँ पर टू के बाद ये V1 है और इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे? इन्फिनेटिव कहेंगे, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस में आपकी एक ही मेन वर्ब आ सकती है। अगली जो वर्ब आपकी होगी वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी या तो वो पार्टिसिपल या फिर जेरंड और या फिर वो इन्फिनेटिव होगा। तो यहाँ पर हमने इन्फिनेटिव का यूज़ किया। ही गोज टू स्कूल, और किस लिए जाता है स्कूल को? वो टू स्टडी करने के लिए। बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज किया गया यहाँ पर, जैसे प्लीज लेट मी प्ले। तो लेट मी टू प्ले नहीं कहा जाएगा, लेट मी प्ले कहा जाएगा। यानी लेट ऐसी वर्ब है जिसके साथ आप जो है टू का यूज नहीं करेंगे इन्फिनेटिव में, और भी इसके साथ वर्ब्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे दो एग्जांपल्स हो गए, इन्फिनेटिव विद टू का और इन्फिनेटिव विदाउट टू का। अब इस इन्फिनेटिव का काम क्या होता है? पर्पस को शो करना। जैसे अभी हमने पिछले सेंटेंस में देखा, ही गोज टू स्कूल टू स्टडी। तो टू स्टडी क्या हो गया? पर्पस हो गया। और ये जो आपका इन्फिनेटिव है, इसको हम दो और कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके फंक्शन के बेसिस पर, नाउन इन्फिनेटिव, या इसको हम सिंपल इन्फिनेटिव भी कहते हैं। और दूसरा आपका जेरेंडियल इन्फिनेटिव, या इसको हम क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव भी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि ये नाउन इन्फिनेटिव है। काम क्या करेगा? सेंटेंस में नाउन का काम करेगा। और जो आपका जेरेंडियल इन्फिनेटिव है, वैसे इसमें जेरेंड वर्ड दिख रहा है लेकिन इसकी आईएनजी फॉर्म से कोई भी मतलब नहीं है। जेरेंडियल इन्फिनेटिव ये जो है लैटिन ग्रामर से लिया गया, यानी कि लैटिन लैंग्वेज में जब इन्फिनेटिव जेरेंड जैसा काम करता है तो उसको जेरेंडियल इन्फिनेटिव कहा गया। ये इसको क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव इसलिए कहा गया क्योंकि ये किसी नाउन को या किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी वर्ब को ये मॉडिफाई या क्वालिफाई करता है, इसलिए इसको हमने क्या कहा? क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव भी कहा। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग नाउन इन्फिनेटिव पर। इनके एक एग्जांपल्स एक एक देख लेते हैं। जैसे अगर कहा गया
टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। जैसे हमने जेरंड में क्या कहा था, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो अब हम यहां पर इन्फिनेटिव का भी यूज कर सकते हैं नाउन के तौर पर, यानी टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। हालांकि जेरंड फॉर्म को ज्यादा बेहतर माना जाता है शुरुआत में रखना। तो यहां पर टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, ये क्या काम कर रहा है, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और जब वो सब्जेक्ट होगा तो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। प्रोनाउन ये है नहीं, इसका मतलब ये क्या हुआ, नाउन का काम कर रहा है, और ये नाउन इन्फिनेटिव हो गया। यहां पर जेरेंडल इन्फिनेटिव में जैसे वी ईट टू लिव, वी ईट टू लिव। अब यहां पर बात आती है, वी ईट हम खाते हैं, अब क्या खाते हैं इसका आंसर नहीं मिल रहा। अगर क्या का आंसर मिल जाए तो तुरंत वो नाउन इन्फिनेटिव होगा। एक एग्जांपल नाउन इन्फिनेटिव में और देखते हैं, ही वॉन्ट्स टू प्ले। अब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब के लिए, और क्यों ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये व्हाट का आंसर दे रहा है। ही वॉन्ट्स टू प्ले मतलब वो खेलना चाहता है। क्या चाहता है, खेलना। ठीक है, अब यहां पर क्या का आंसर मिल गया, और क्या का आंसर अगर वो दे रहा है तो वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे ही रीड्स अ बुक, तो फिर वहां पर वो क्या पढ़ता है, बुक पढ़ता है। बुक क्या हो गया, नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया वहां पर। अब यहां पर भी ये वर्ब के बाद तो लगा है, यहां पर भी ये वर्ब के बाद लगा हुआ है, लेकिन ये क्या का आंसर नहीं दे रहा है। अगर क्या का आंसर देता, व्हाट का आंसर अगर ये देता, तो ये नाउन इन्फिनेटिव हो जाता, ऑब्जेक्ट का काम करता। यहां पर ये किसका आंसर दे रहा है, वाई का आंसर दे रहा है, यानी कि हम खाते हैं, और क्यों खाते हैं, टू लिव। और वाई का आंसर जो देगा वो एडवर्ब का काम करेगा, रीजन को बताता है ये। समझ रहे हैं इस बात को। तो अब यहां पर ये क्या हो गया, क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव कहा जाएगा, या जेरेंडल इन्फिनेटिव कहा जाएगा, और ये क्या कहा जाएगा, नाउन इन्फिनेटिव कहा जाएगा। नाउन इन्फिनेटिव क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, कैसे हम जानेंगे कि ये नाउन इन्फिनेटिव है। तो इसको समझने के लिए हमको पहले नाउन के फंक्शंस को जानना पड़ेगा, जैसा कि हमने जेरंड में किया था। और नाउन का फंक्शन क्या है, पहला आपका सब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी कि किसी वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करना, ये नाउन का काम होता है। और अभी हमने क्या लिखा था कि टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, या कह दिया जाए टू अर्न इज ह्यूमन। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो इन वर्ब्स के लिए ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टू अर्न मतलब एरर से जो है वर्ब क्या बनी है, अर बनी है, इसको अर पढ़ेंगे। टू अर्न मतलब गलती करना, इज ह्यूमन मतलब मानवीय स्वभाव है, यानी गलती करना क्या है, मानवीय स्वभाव है। तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में इज से पहले, यानी इस वर्ब से पहले जो आपकी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, ये सब्जेक्ट का काम कर रही है, और अगर सब्जेक्ट का काम करेगी तो ये नाउन इन्फिनेटिव होगी। दूसरा इसका जो फंक्शन आता है वो है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी जब ये किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर टू और फर्स्ट फॉर्म आती है, तब फिर वहां पर क्या हो जाएगा, वो नाउन का काम करेगा। जैसे अभी हमने सेंटेंस लिखा था, ही वॉन्ट्स टू प्ले। जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपको बताया गया कि व्हाट या हुम, इन दोनों में से ही आंसर देता है। हुम का मतलब किसे, वो किसी पर्सन को बताएगा,
या किसी अन्य लिविंग बीइंग को बताएगा। अब यहाँ पर उसका आंसर इन्फिनेटिव से तो कतई मिल नहीं सकता, तो हमेशा किसका आंसर मिलेगा, वॉट का आंसर मिलेगा। तो ही वॉन्ट्स मतलब वो चाहता है, ये आपकी वर्ब हो गई। और क्या चाहता है, टू प्ले। क्या का आंसर हमको मिल गया, यानी ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहां पर, ठीक है ना। तीसरा जो इसका फंक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, यानी किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आना। कॉम्प्लीमेंट क्या है कि जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में कॉम्प्लीमेंट बताता है। जैसे ही इज एन इंजीनियर, तो जो ही है वही इंजीनियर है। तो जो सब्जेक्ट है आपका, जो नाउन या प्रोनाउन है, उसके बारे में ही वो बताता है, किसी लिंकिंग वर्ब से वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब यहां पर ही इज टू गो, अब इस बी वर्ब के बाद जैसे हमने लिखा कि ही इज एन इंजीनियर, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि इंजीनियर उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। यहां पर ही इज टू गो, इस लिंकिंग वर्ब से इसको जोड़ दिया गया, वो जाने ही वाला है या उसे जाना है। ही हैज टू गो, इसका मतलब वो कंपल्सन को बताएगा कि उसको जाना पड़ता है या उसको जाना है मजबूरी के तौर पर। और ही इज टू गो मतलब यानी कि उसके निकलने का टाइम हो चुका है, वो निकलने ही वाला है, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब हो गया। अगला जो इसका फंक्शन होता है, चौथा जो इसका फंक्शन है वो आपका होगा गवर्न्ड बाय अ प्रेपोजिशन। अगर किसी प्रेपोजिशन से कंट्रोल्ड या गवर्न्ड जो भी शब्द होगा, जो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, वो क्या होगा, हमेशा नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, क्योंकि प्रोनाउन वही शब्द होते हैं जो नाउन के बदले इस्तेमाल होते हैं। तो अगर हम ऑन कहें तो जैसे ऑन द रूफ कह दिया गया या ऑन द टेबल कह दिया गया, तो ये सब क्या है, नाउन है। या इनटू द रिवर, रिवर क्या हो गया, नाउन हो गया। अंडर द ब्रिज, ब्रिज क्या हो गया, नाउन हो गया। यानी प्रीपोजिशन के बाद जो भी शब्द आएगा वो नाउन होगा। तो इसी तरह से अगर हम इन्फिनेटिव फॉर्म को अगर हम प्रीपोजिशन के बाद यूज करेंगे तो उसको हम नाउन इन्फिनेटिव कहेंगे। जैसे ही इज अबाउट टू लीव, ही इज अबाउट टू लीव। अब ये अबाउट क्या हो गया, प्रीपोजिशन हुआ। जैसे ऑन, इन, टू, विद, विदाउट, अबाउट, ये सब आपके क्या हैं, ये प्रीपोजिशंस है। तो यहां पर ये प्रीपोजिशन हुआ और प्रीपोजिशन के बाद जो ये आया इन्फिनेटिव, ये इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, इस वजह से ये क्या हो गया, नाउन इन्फिनेटिव हो गया। या फिर ही हैड नो चॉइस बट टू ओबे हिज बॉस। अब यहां पर ये जो बट है, ये कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा है, ये लेकिन वाला बट नहीं है, बल्कि ये कौन सा है, एक्सेप्ट, EXCEPT। एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय, और जब ये मीनिंग देता है तब ये प्रीपोजिशन का काम करता है। और इस प्रीपोजिशन के बाद जब आपने टू ओबे लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका नाउन इन्फिनेटिव हो गया, क्योंकि ये किसी प्रीपोजिशन से गवर्न्ड हो गया है। यहां पर ही हैड नो चॉइस मतलब उसके पास कोई विकल्प नहीं था, बट टू ओबे, यहां पर मीनिंग आई एक्सेप्ट टू ओबे, मतलब इस चीज को छोड़ करके। और किस चीज को छोड़ करके, टू ओबे हिज बॉस, यानी अपने बॉस को ओबे करने के अलावा, उसका कहना मानने के अलावा उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। तो यहां पर हमने देखा कि ये अबाउट या बट, ये यहां पर प्रीपोजिशन के तौर पर आए, और इनके बाद जो ये इन्फिनेटिव फॉर्म आएगी उसको हम नाउन इन्फिनेटिव कहेंगे, क्योंकि ये गवर्न्ड है किसी प्रीपोजिशन से। तो इस तरह से ये चार फंक्शंस होते हैं। अच्छा, इसके अलावा नाउन का एक और फंक्शन होता है केस इन अपोजिशन में, जैसे कि आपको जिरन में बताया गया था, लेकिन उसको इन्फिनेटिव के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए ये चार फंक्शंस ही होंगे आपके इन्फिनेटिव के। अब इस नाउन इन्फिनेटिव के बाद आगे हम आते हैं जिरेंडल इन्फिनेटिव या क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव पर।
ठीक है। अब ये जो जेरेंडल इन्फिनेटिव या क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव होगा, ये नाउन का काम नहीं करेगा, नाउन का काम ये नहीं करेगा, यानी कि सब्जेक्ट के तौर पर नहीं आएगा। अच्छा, सब्जेक्ट आप कैसे पहचानते हैं? व्हाट या हु से। नॉन लिविंग चीज़ अगर होगी तो व्हाट से, और अगर लिविंग बीइंग है तो वो हु से हो जाता है, जैसा कि आपके वर्ब के पहले लेक्चर में भी बताया गया था। अगर कह दिया जाए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट से आप क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, और आंसर आपको क्या मिल जाएगा? ऑनेस्टी। या हु इज नॉकिंग एट द डोर, इसका मतलब हमने अगर कह दिया मोहन इज नॉकिंग एट द डोर, तो मोहन हमको आंसर मिल जाएगा। तो ना तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा, यानी ना तो व्हाट या हु का आंसर देगा, दूसरा ना तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और ऑब्जेक्ट कैसे आप पता करेंगे? व्हाट और हुम से, यानी व्हाट की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी वो व्हाट ही होगी, लेकिन जो हु है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी? हुम हो जाएगी। तो ये व्हाट और हुम का आंसर भी नहीं देगा, ये किसी प्रीपोजिशन से भी गवर्न नहीं होगा, और ये कॉम्प्लीमेंट का भी काम नहीं करेगा। अब ये क्या काम करेगा, इसको हम देखते हैं। पहला इसका काम होता है टू क्वालिफाई अ नाउन, यानी किसी नाउन के बारे में बताएगा। नाउन का काम नहीं करेगा, लेकिन नाउन के बारे में बता करके एडजेक्टिव जैसा काम करेगा, क्योंकि नाउन की जो विशेषता बताता है उसको जो आगे एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अगर हम सेंटेंस कहें कि इट इज टाइम टू प्ले, इट इज टाइम टू प्ले मतलब खेलने का समय है। तो अब यहां पर टाइम आपका क्या हुआ? नाउन हुआ, और उस नाउन के बारे में ही कुछ बता रहा है कि किस चीज का टाइम है? टू प्ले, खेलने का। तो यहां पर ये इसका फंक्शन क्या हो गया? एक एडजेक्टिव का फंक्शन हो गया। यहां पर ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और नाउन को क्वालिफाई करने की वजह से काम इसका क्या हो रहा है? एडजेक्टिव का हो रहा है। दूसरा इसका जो फंक्शन होगा, टू मॉडिफाई अ वर्ब, यानी किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। मॉडिफाई मतलब उसके मोड को बताने के लिए। क्वालिफाई मतलब यहां पर क्वालिफाई जैसे किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना वो वाला नहीं है, बल्कि यहां पर क्वालिटी को बताना क्वालिफाई, मोड को बताना मॉडिफाई, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि टू मॉडिफाई अ वर्ब, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल में जो सेंटेंस लिया था, वी ईट टू लिव। अब यहां पर इस वर्ब के बाद जो ये लिखा हुआ है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या का आंसर देगा। जैसे कि अगर हमने सेंटेंस में देखा था कि ही वॉन्ट्स टू गो, तो ही वॉन्ट्स मतलब वो चाहता है, और क्या चाहता है? टू गो, टू प्ले, जो भी हमने कह दिया, टू प्ले मतलब खेलना चाहता है, तो क्या का आंसर मिल जाएगा। यहां पर क्या का आंसर नहीं मिलने वाला। वी ईट, हम खाते हैं, और क्या खाते हैं इसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हम क्यों खाते हैं, वाई का आंसर मिल रहा है, और वाई का आंसर मिले, हाउ का आंसर मिले, व्हेन का आंसर मिले, ठीक है ना। तो ये सब क्या करते हैं? वेयर का आंसर मिले, तो ये सब एडवर्ब का काम करते हैं, रीजन को बताने के लिए, प्लेस को बताने के लिए, जो भी सुटेबल होगा उसके लिए, मैनर को बताने के लिए। हाउ क्या है? मैनर को बताएगा। वेयर क्या है? प्लेस को बताएगा। व्हेन क्या है? टाइम को बताएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर रीजन बताने के लिए हमने टू लिव लिख दिया कि वी ईट, हम खाते हैं, और क्यों खाते हैं? टू लिव, है ना, जीने के लिए खाते हैं। तीसरा इसका एक और फंक्शन, हाँ, तो यहां पर इसने क्या काम किया? एडवर्ब का काम कर दिया, है ना, क्योंकि जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब हो जाएगा। तीसरा और एडवर्ब का फंक्शन यहां पर होता है जब वो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने लगता है। जैसे यहां पर लिखें टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, यानी कि किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए अगर हम लिखें दिस मैंगो इज स्वीट टू ईट, दिस मैंगो इज स्वीट टू ईट, यानी ये मैंगो कैसा है? स्वीट है। और ये आपका स्वीट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि मैंगो नाउन के बारे में बता रहा है। जैसे कह दिया जाए अ स्वीट मैंगो, तो स्वीट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और उस एडजेक्टिव के बारे में कुछ और आगे इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो क्या है? टू ईट, मतलब मीठा है, टू ईट मतलब खाने में। तो अब यहां पर जब इस एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई करेगा तो ये क्या काम करेगा? एडवर्ब का काम करने लगेगा, क्योंकि एडवर्ब का क्या काम होता है? किसी वर्ब के बारे में विशेषता बताना, वर्ब की विशेषता को बताना, किसी एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की, ठीक है ना।
तो मेनली ये 3 फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कह दिया जाए किसी प्रीपोजिशन से पहले आकर, जैसे एग्जैक्टली और कह दिया जाए, या ओनली बिकॉज किसी कंजंक्शन से पहले भी लग सकता है, लेकिन मेन ये 3 फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर ये बात आपकी आ गई कि दिस मैंगो इज स्वीट टू ईट, मतलब ये मैंगो स्वीट है, मीठा है, टू ईट मतलब खाने में। तो ये आपके फंक्शंस क्या हो गए, जेरेंडियल या क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव के। यानी कि हमने इनको फंक्शन के बेस पर देखा 2 तरह से। स्ट्रक्चर के बेस पर अगर हमने देखा तो 2 तरह के क्या थे, इन्फिनेटिव विद टू जिनमें टू लगता है, और इन्फिनेटिव विदाउट टू, जैसे लेट मी गो, लेट मी टू गो नहीं कहेंगे, तो वहां पर कि ये क्या हुआ, इन्फिनेटिव विदाउट टू या बेयर इन्फिनेटिव हो गया स्ट्रक्चर के बेस पर। और यहां पर इसके फंक्शन के बेस पर अगर हमने देखा तो 2 तरह से इसको हमने डिवाइड किया, कैटेगराइज किया। वो क्या हुआ, सिंपल इन्फिनेटिव या नाउन इन्फिनेटिव, और दूसरा क्या, क्वालिफाइंग या जेरेंडियल इन्फिनेटिव हुआ। ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ वर्ब्स को देखते हैं जिनके साथ हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। verbs followed by an infinitive। जैसे बिगिन, ये इनकी बेस फॉर्म लिखी हैं, इनको पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी आप यूज़ करके इनके इसी तरह से यूज़ करेंगे। जैसे ही बिगैन टू वीप, तो बिगैन क्या हो गई, बिगिन से ही बनी है, इसकी बेस फॉर्म ये हो गई, वो आपकी पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म हो गई। स्टार्ट, लाइक, लव, हेट, रिमेंबर, फॉरगेट, एडवाइस। यहां पर यह ध्यान रखेंगे अगर CE लिख दिया जाता है तो वो नाउन फॉर्म होती है। जैसे ही गेव मी एडवाइस, एन एडवाइस नहीं कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ही गेव मी एडवाइस, वहां पर CE लिखेंगे। और अगर ही एडवाइज्ड मी, तो फिर यहां पर ये वर्ब फॉर्म हो गई, और जब वर्ब फॉर्म होती है तो फिर SE लिखा जाता है, CE नहीं। इसी तरह से प्रैक्टिस में भी, तो फॉरगेट, एडवाइज, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये आपकी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम क्या यूज करते हैं, इन्फिनेटिव यूज करते हैं। वर्ब्स फॉलोड बाय अ जेरंड। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको हम जेरंड फॉलो करता है। ठीक है ना। अच्छा, जैसे सब्जेक्ट के तौर पर अगर आ गया, जैसे टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज या वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टू सी इज टू बिलीव या सीइंग इज बिलीविंग, तो हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, एक दूसरे के जगह पर यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद डेफिनेटली जेरंड ही आता है या फिर इन्फिनेटिव ही आता है। इन चीजों को हमको ध्यान रखना है। अगर अवॉइड लिखा है, एंजॉय लिखा है, कैन नॉट हेल्प, यहां पर हेल्प का मतलब मदद करने से नहीं होता है, कैन नॉट हेल्प या कुड नॉट हेल्प। अच्छा, कैन नॉट हमेशा मिला करके लिखा जाता है, ये भी ध्यान रहे, कैन और नॉट अलग अलग नहीं लिखे जाते, लेकिन कुड और नॉट अलग अलग लिखे जाएंगे। तो इसका मतलब यानी ऐसा करने से ना रोक पाना। जैसे अगर कहा जाए कि आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, तो आई कुड नॉट हेल्प टू लाफ नहीं कहेंगे, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, क्योंकि इनके बाद क्या आता है, हमेशा जेरंड आता है। ठीक है। जैसे अवॉइड टू मीट स्ट्रेंजर्स, ये नहीं कहेंगे, अवॉइड मीटिंग स्ट्रेंजर्स कहेंगे। इसी तरह से ही एंजॉयड स्विमिंग, ही एंजॉयड टू स्विम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जनरलिटी को बताते हैं, एक मतलब जो है सामान्य घटना को बताते हैं, और वो क्या बताता है, एक पर्पस को बताता है। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें हम दोनों यूज कर तो सकते हैं, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग हो जाएगी। इस पर भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कैन नॉट हेल्प हो गया, रिग्रेट, फिनिश, स्टॉप। तो इस तरह की, और अगर कोई भी प्रीपोजिशन पड़ जाएगा, कोई भी अगर प्रीपोजिशन पड़ गया तो उसके बाद हमेशा जेरंड ही यूज होना होगा। जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ, उसके बाद जो भी आप लाएंगे तो टू रीड नॉवेल्स नहीं बल्कि रीडिंग नॉवेल्स, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरंड का यूज किया जाना है।
अच्छा, कुछ वर्ब्स हैं जिनको, जैसे लाइक हो गया, स्टार्ट है, बिगिन है, लव है, तो इनके बाद या हेट है, और तो ये क्या करते हैं कि चाहे आप इन्फिनेटिव का यूज़ कर दें और चाहे आप जेरंड का यूज़ कर दें, दोनों की मीनिंग में फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनकी मीनिंग में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही बिगैन टू स्पीक या फिर ही बिगैन स्पीकिंग, इसी तरह से इट बिगैन टू रेन या इट बिगैन रेनिंग, मतलब बारिश होनी स्टार्ट हो गई, उसी तरह से स्टार्ट भी मीनिंग यही रखता है। लाइक ही लाइक्स टू स्विम या ही लाइक्स स्विमिंग, दोनों ही सही हैं। इसी तरह से ही लव्स टू सिंग या ही लव्स सिंगिंग, दोनों ही ये सही हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स आपकी हैं जिन पर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, रिमेंबर, फॉरगेट और स्टॉप। इनमें अगर हम इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे तो अलग मीनिंग आएगी, और अगर हम जेरंड का यूज़ करेंगे तो अलग मीनिंग आएगी। बाकी इसमें जो लिखी है इनके बाद हमेशा जेरंड का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, इन्फिनेटिव का कतई नहीं होगा। इसके साथ किया जा सकता है तो मीनिंग बदल जाएगी, इस पर हम आते हैं। यानी हम इनको कह सकते हैं कि वर्ब्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स एज इन्फिनेटिव एंड जेरंड। इसका मतलब ऐसी वर्ब्स जो डिफरेंट मीनिंग्स रखने वाली हैं। हैविंग का मतलब यानी कि जो है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हैव अगर पोजीशन को बता रहा है, अधिकार को बता रहा है, तो कभी भी इसको कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जाता। जैसे ही इज़ हैविंग अ कार, गलत है, ही हैज़ अ कार आप लिखेंगे। लेकिन अगर बातचीत करना, स्नान करना, यानी किसी एक्टिविटी को बता रहा है, तब फिर आप उसको कंटिन्यूअस में यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ हैविंग अ टॉक विद हिज फ्रेंड या ही इज़ हैविंग अ बाथ, इसका मतलब ही इज़ टेकिंग अ बाथ। हाँ, तो ऐसी वर्ब्स जो कि डिफरेंट मीनिंग रख सकते हैं, किसके साथ? इन्फिनेटिव के साथ और जेरंड के साथ। जैसे ही स्टॉप्ड टू स्मोक और ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। तो इस तरह से ये अपनी अलग अलग मीनिंग को रखता है। ये हमने क्या बताया? पर्पस को बताएगा। ही स्टॉप्ड टू स्मोक, इसका मतलब वो रुका स्मोक करने के लिए, मतलब वो गाड़ी से जा रहा था और उसने हाईवे पर एक पान की दुकान देखी और उसने गाड़ी रोक दी स्मोकिंग करने के लिए, सिगरेट पीने के लिए। तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? ही स्टॉप्ड टू स्मोक। लेकिन अगर हमने जनरलिटी को बता दिया, एक आदत को अगर जैसे बता दिया, तो फिर क्या हो जाएगा? ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, मतलब उसने धूम्रपान करना बंद कर दिया। ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। इसी तरह से फॉरगेट और रिमेंबर के साथ भी, अगर मैंने आपसे कहा कि ये किताब आप खरीद लीजिएगा, परचेज कर लीजिएगा, ठीक है ना, और आप खरीदना भूल गए, तो आप क्या कहेंगे? आई फॉरगॉट टू बाई दिस बुक या टू परचेज दिस बुक। और अगर आपने उस किताब को पहले, बहुत पहले कभी खरीदी थी, 2-4-5 साल पहले, और आपको याद नहीं कि आपके पास ये किताब है भी, और अचानक से आपको दिख गई, तो आप क्या कहेंगे? आई फॉरगॉट बाइंग दिस बुक, यानी कि इस किताब को खरीदने वाली बात, यानी कि जो घटना जो हुई थी उसको मैं भूल गया। इसी तरह से रिमेंबर के लिए भी, अगर मैं आपको एक लेटर दूं आपको पोस्ट करने के लिए, और तब आप क्या कहेंगे मुझसे कि आई विल रिमेंबर टू पोस्ट दिस लेटर, यानी इस लेटर को पोस्ट करना मैं याद रखूंगा। लेकिन पता चला कि उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, है ना, आंधी चल रही है, बारिश हो रही है, और उसके बाद फिर ये घटना आप ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगी, तो आप क्या कहेंगे? आई विल रिमेंबर पोस्टिंग दिस लेटर, यानी इस लेटर को पोस्ट करने वाली बात जो है वो मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।